इसी टॉप एंगल में दिल्ली चुनाव में सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल थोड़े से पीछे रह जाते हैं और बीजेपी काफी हद तक आगे जा रहा है। इस बार हमने उनके लिए चैलेंज का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। अब इस नए चैलेंज के लिए आप तैयार हैं? कोशिश पूरी करूंगा। आपके प्रश्न टफ हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी फाइलें खुल रही हैं, तो संकेत तो लग रहे हैं। लेकिन अगर जेल गए, जैसा आप कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे, क्या लंबा अंदर जाएंगे, ऐसा योग है? वो अब नहीं आने वाले। ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक। दिल्ली वापस ही नहीं आ पाएंगे? दिल्ली वापस नहीं आ पाएंगे। ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक। अगले 7-8 साल के अंदर तो कोई भी ऐसा योग नहीं बनता जिससे वो वापस आ रहे। और जहां तक उनके ऊपर विपदा की बात है, तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होने वाले हैं? क्या हो सकता है? देखिए, उनकी कुंडली पे मेरा काफी अच्छा अध्ययन है, जिसमें एक वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से मुसलमानों को सड़क पे लाने का प्रयास हो रहा है, क्या ये चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं? लेकिन वही जो परेशानियां और जो स्ट्रेसेस हैं, एक चीज जो लोगों के दिमाग में है कि भाई मोदी के बाद कौन, लेकिन उसके बाद लाइन में आपको योगी दिखते हैं, अमित शाह दिखते हैं, कोई और दिखता है? उनकी कुंडली मैंने पहली बार सन 2012 में देखी थी बॉम्बे में। उस समय मैंने कहा था कि ये काफी अच्छी हाइट्स पकड़ेंगे और ये उस समय जहां पर थे वहां से काफी अच्छा जाएंगे और काफी प्रॉमिसिंग कुंडली है। आज भी मैं कहता हूं कि वो काफी प्रॉमिसिंग कुंडली है, तो ही इज गोइंग टू राइज। बट उसके अंदर राहुल गांधी रह जाते हैं। उनकी कुंडली में कोई योग है कि वो प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचे? उनकी कुंडली में एक बहुत सशक्त योग है। रुद्राक्ष के जो मुख होते हैं, ये कितने होंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि उसका जो लग्न है वो क्या है। ये माँ बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच जो है, अगर दिक्कत आ रही है दोनों के बीच में, उसका क्या उपाय हो सकता है? उसका उपाय भी ऐसे बहुत बड़े बड़े मेरे पास कंपनीज हैं जो कि जब वो लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो वो मेरे पास उनके हॉरोस्कोप भेज देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाते हैं, अब आपका चैलेंज भी और थोड़ा बढ़ाते हैं और अब हम इसको 7 समंदर पार लेके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कह रही है? बिहार चुनाव को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? बिहार के अंदर और बंगाल में ममता बनर्जी का भविष्य क्या है? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बृहद तौर पर देख पाएं, बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो टॉप एंगल में दोबारा आ रहे हैं और उसकी वजह है क्योंकि हमारे मेहमान ने इसी टॉप एंगल में दिल्ली चुनाव में सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं और उनकी भविष्यवाणी दुनिया ने देखी कि सच साबित हुई। इसलिए हमने इस बार उन्हें दोबारा बुलाया और इस बार हमने उनके लिए चैलेंज का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। इस बार वो बताने वाले हैं कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई रिटायर होंगे या अभी उनकी पारी लंबी चलने वाली है। क्या योगी की कुंडली में वाकई पीएम की कुर्सी तक पहुंचना लिखा है या रास्ते में कोई रोड़ा है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार यानी बंगाल और बिहार चुनाव में क्या होने वाला है। ट्रंप की कुंडली क्या कह रही है, वो ऐसे ही रायता फैलाएंगे या दुनिया में सुख शांति लौटेगी। बहुत कुछ है आज इस पॉडकास्ट में जो आपको आखिर तक देखने को मजबूर करेगा इस पॉडकास्ट को, क्योंकि हमारे साथ भारत के सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विनय बजरंगी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। जब हम पत्रकार भी जमीन पर ढूंढ ही रहे थे कि केजरीवाल जीतेंगे हारेंगे, और आपने बिल्कुल पक्के में कह दिया था कि केजरीवाल ये चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी ये सरकार बनाने जा रही है, तो वो आपकी भविष्यवाणी तो सच साबित हुई। लेकिन अब इस नए चैलेंज के लिए आप तैयार हैं? कोशिश पूरी करूंगा। आपके प्रश्न टफ हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन पहले मैं थोड़ा उस भविष्यवाणी पर लौटता हूं जो आपने की थी। उसकी एक झलक भी पहले मैं दर्शकों को दिखा देता हूं कि आपने उस पॉडकास्ट में कहा क्या था। क्या आप चुनाव प्रेडिक्ट कर सकते हैं और दिल्ली चुनाव में इस बार आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल का भविष्य क्या है? अरविंद केजरीवाल थोड़े से पीछे रह जाते हैं और बीजेपी काफी हद तक आगे जा रहा है। ये जो आपने भविष्यवाणी की थी, इसकी वजह क्या थी और क्यों, मतलब जो बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाए, आपने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल हारेंगे? देखिए, हम लोगों के पास सटीक जानकारी नहीं होती है जहाँ तक बर्थ डिटेल्स की बात है। यदि आपके पास उसका एक्सेस होता है तो निश्चित तौर से आप अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जिन लोगों ने एक क्लिप को देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था कि मैंने ये ज़्यादा रीड नहीं करता, तो उसी समय जो आपके कैमरामैन थे मैंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं बताइए। हाँ। और मैंने उसी समय प्रश्न कुंडली का निर्माण किया था और उसमें मुझे स्पष्ट रूप से नज़र आ गया कि केजरीवाल जी जो हैं वो
मैदान हार रहे हैं और दूसरे लोग जीत रहे हैं, तो वो उसी प्रकार से चलता है। तो अगर प्रश्न कुंडली अगर हमारे पास मेन कुंडली नहीं होती तो प्रश्न कुंडली एक बहुत अच्छा साधन होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और इस भविष्यवाणी को देखने के बाद लोगों का प्रश्न कुंडली में विश्वास थोड़ा और बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल क्योंकि बढ़ेगा। मतलब इतनी सटीक तौर पर आपने कहा था। लेकिन क्या प्रश्न कुंडली को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, और अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि केजरीवाल की कुंडली या प्रश्न कुंडली क्या कह रही है, वो कहाँ गायब हो गए हैं और क्या उनके पास वापसी के कोई चांसेस हैं, या उनका आने वाला वक्त केजरीवाल का क्या ज्यादा जेल में ही बीतने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन एक ये हुआ कि वो आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, तो वो अब नहीं आने वाले हैं। ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। दिल्ली वापस ही नहीं आ पाएंगे? दिल्ली वापस नहीं आ पाएंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। अगले 7-8 साल के अंदर तो कोई भी ऐसा योग नहीं बनता जिससे वो वापस आ रहे हों। ओह, और जहाँ तक उनके ऊपर विपदा की बात है, वो उनके ऊपर हमेशा सवार ही रहेगी। तो वो चाहे अभी हो, चाहे 3 साल तक हो, चाहे 5 साल तक हो, उनके ऊपर जो विपदा का एंगल है या फिर जो लेवल है, वो बढ़ता रहेगा। अब उसके अंदर जो उनका जेल योग है या बंधन योग है, वो फलित होता नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे बी गोइंग टू द प्रिज़न अगेन। यानी वो दोबारा जेल जा सकते हैं, इसकी जी, पूरी संभावना पूरी है। संभावना। और बीजेपी कह भी रही है, वो कह रही है कि हमने सीएजी की रिपोर्ट रखी है, बहुत सारी फाइलें खुल रही हैं, जी, तो संकेत तो लग रहे हैं। लेकिन अगर जी, जेल गए, जैसे आप कह जी, रहे हैं कि चांसेस हैं कि जी। केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे, तो क्या लंबा अंदर जाएंगे, ऐसा योग है, या फिर बाहर आ सकते हैं नहीं, जल्दी? नहीं, बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर से संकट नहीं जा रहा है। तो अगर गए तो 2, 4, 6 महीने के लिए जा सकते हैं और धीरे-धीरे उनकी पार्टी के ऊपर जो जो परेशानियाँ हैं, वो भी आप देखेंगे अप्रैल के अंत तक आते-आते काफ़ी सारी बढ़ जाएँगी। ओह, अप्रैल का अंत तो जी, जी, अभी मतलब किस तरह की परेशानी है? क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं, 2 चर्चाएँ बहुत चल रही हैं। एक कि हो सकता है कि पंजाब में भी सरकार गिर जाए, जी, और दूसरा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की पार्टी टूट जाएगी। जी, क्या जी। ये दोनों भी संभव है? पार्टी टूटने से पहले पार्टी के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, जो पार्टी को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी जो कार्यप्रणाली थी, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था, वो उनको परेशानी में डालेगी। और एक बार जब सबके सब परेशानी के अंदर आएँगे, तो हो सकता है कि एक-दूसरे के साथ छोड़ दें। तो पार्टी भी टूटने की संभावना बनती है और पंजाब के अंदर तो आप देखिएगा रिज़ल्ट्स क्या आएँगे, हुँ। वो बहुत नेगेटिव रिज़ल्ट्स आने वाले हैं उनके लिए। लेकिन पंजाब में क्या भगवंत मान की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? कार्यकाल पूरा कर सकती है वो। हुँ। भगवंत मान की सरकार कार्यकाल पूरा कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी परेशानियों के बादल पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं, तो एक नेगेटिविटी वहाँ पर भी छाई हुई है। मोटे तौर पर अगर हम इसको समराइज़ करें, तो क्या केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर मतलब द एंड की तरफ बढ़ रहा है? 8 साल के लिए तो बंद है, बिल्कुल बंद है, ओह! वो नहीं बन सकता। उसके बाद जब राहु की दशा आरंभ होगी एक तरीके से, तो उसके अंदर कुछ अगर कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो वापस आ पाएँ तो आ पाएँ, लेकिन 8 साल के लिए तो गए वो। और 8 साल उनके किस्मत में कोई कुर्सी नहीं है। कोई कुर्सी नहीं है। ही वोंट बी हैविंग एनी सीट। तो ये बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। जी। वही विनय बजरंगी कर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अब वो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अप्रैल अंत तक केजरीवाल के सामने नई समस्याएं खड़ी होने वाली जी, हैं। बिल्कुल। केजरीवाल अगले 8 साल पॉलिटिक्स में वापसी नहीं कर पाएंगे। उनके दोबारा जेल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आना-जाना लगा रहेगा, ऐसी परिस्थितियां हैं। और पंजाब का चुनाव जब होगा, हालांकि वो कह रहे हैं कि भगवंत मान अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो वहां आम आदमी पार्टी हारेगी। आप इसकी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी। लेकिन इसमें एक चीज़ और ज़रा जोड़कर बताइए। केजरीवाल का तो आपने सब बता दिया। रेखा गुप्ता जी की कुंडली में ऐसा क्या था कि ना कहीं दिख रही थी, ना किसी को जानकारी थी, पिछला 2 चुनाव हारी थीं, इसी बार जीती और अचानक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँच गई? अ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि इन लोगों की कुंडली के ऊपर अपना हाथ रखवाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग्स होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमको कहीं ना कहीं से उनकी कुंडलियां अरेंज हो जाती हैं, और हो सकता है कि उनकी कुंडली जो मेरे पास आई है वो ठीक हो। तो मैंने देखा कि उनके राहु के अंदर एक बहुत अच्छा ब्लास्ट हो रहा था। एक राहु कैटलिस्ट होता है जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाता है। तो शुक्र के साथ मिलके उसको ऐसा एक एक ब्लास्ट कर रहा था वो, कि उस समय उनके जितने भी पासे पड़े या फिर जितने भी उनके समर्थक थे, वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियली उनके काम में आ गए और उनका काम हो गया। तो मुझे लगता है कि राहु और शुक्र की जो युति रही उनके जीवन में, वो बहुत अच्छी रही और अभी भी ये चल रही है।
एंड वो अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं बीच में हट रही हैं या कोई और सीएम बन रहा है। अच्छा, और जी। उनका कार्यकाल रहेगा कैसा? पूरा मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दिल्ली के भाग्य का वर्धन हो रहा है। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि भाई दिल्ली में जो विकास होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने जी। अपने ऊपर ली है, और उन्होंने अपनी टीम लगाई है जिसका नेतृत्व उन्होंने रेखा गुप्ता जी को दिया है कि भाई करके दिखाना है, यमुना क्लीन करनी है, रोड बेहतर करने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि काम हो सकता था, लेकिन किसी ने जानबूझ के नहीं नहीं किया। इस बारे में आप अच्छा जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। हाँ, इसमें हमारी प्रश्न कुंडली काम आ जाती है। जी, जी। लेकिन अब मैं जरा इस पर आऊं कि नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होने वाले, नहीं होने वाले, क्योंकि ऑपोजिशन के कई लोग जो है वो बड़ा माहौल बना रहे हैं। अभी मोदी जी गए थे संघ प्रमुख से मिलने के लिए, तो संजय राउत और दूसरे लोगों ने, अखिलेश यादव ने तो संसद में कह दिया कि भाई क्या चल रहा है, मोदी जी रिटायरमेंट का बोलने के लिए गए हैं। तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होने वाले हैं? क्या हो सकता है? देखिए, उनकी कुंडली पे मेरा काफ़ी अच्छा अध्ययन है, और पिछले एपिसोड में आपने जब मुझसे पूछा था कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, तो मैंने उनकी जो तुलना है वो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। वो कभी रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने छोड़ा था, राइट। और इस बार उस आत्मा ने मॉडिफिकेशन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य महज 50 साल रहे थे इस पृथ्वी पर, लेकिन ये व्यक्ति 90 से ऊपर जाएंगे, पहली बात, और ये कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो ही विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि इस इलेक्शन के बाद नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल। ये आप बड़ी भविष्यवाणी कह रहे हैं कि जी। नरेंद्र मोदी 90 साल से ज्यादा जिएंगे जी, और वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे या उनको छोड़ने नहीं दी जाएगी। ही विल बी देयर एंड ही विल बी रूलिंग इंडिया फॉर दैट मैटर। और अभी मेरे ख्याल से वो 75 के होने वाले हैं। हाँ, तो 75 10 क्या, फिर तो मुझे लगता है अगले 14-15 साल 15 तो साल रहेंगे। अपनी स्वेच्छा से वो अगर सपोज अपने आप को एलिवेट कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन अगले इलेक्शन के अंदर भी वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। ये तो कंफर्म है। ये कंफर्म है। और वो चुनाव भी जीतेंगे, ये भी कंफर्म है। चुनाव भी जीतेंगे, ये भी कंफर्म है। ये भी कंफर्म है। और इससे ज्यादा सीटों के साथ लौटेंगे, या मतलब इससे ज्यादा मजबूती के साथ लौटेंगे? ये जो है उपाय में आता है। हो सकता है कि सीटें इसके आसपास ही रहें। तो अगर मोदी जी मुझसे पूछेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए मुझको, तो मैं उनको उपाय ज़रूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि सीटें उनकी बहुत अच्छी हो जाएं। तो उसके लिए मोदी जी को आपको कांटेक्ट करना कांटेक्ट होगा। ये करना आप चाहिए। पॉडकास्ट पे तो नहीं बताएंगे, मुझे पूरा पता है। लेकिन क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में तो रहेंगे, हो सकता है सीटें इसी के आसपास रहें, लेकिन कुछ उपाय कर लेंगे तो वो सीटें बढ़ सकती हैं। क्या ऐसा ही उपाय केजरीवाल ने किया होता तो उनके साथ भी कुछ संभव था कि वापसी हो जाती? उपाय कितना असरदार होता है? देखिए, उपाय जो होता है ना, वो चीज़ों को स्टार्ट नहीं करता। अगर गाड़ी रुक जाए तो उसको चलाता नहीं है, लेकिन यदि गाड़ी चल रही हो तो उसको धक्का दे सकता है गति और गति दे सकता है। तो केजरीवाल जी की गाड़ी रुक चुकी थी। अब उसके अंदर आप जो मर्जी उपाय कर लीजिए, वो चलती नहीं। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी चल रही होती, चाहे शनई शनई चल रही होती, उसके अंदर उपाय किया जाता तो निश्चित तौर से लाभ मिलता उनको। तो नरेंद्र मोदी की आप कह रहे हैं गाड़ी दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है और हाँ। वो कुछ उपाय कर लेंगे, तो गियर चेंज हो जाएगा। गियर चेंज हो जाएगा। हम्म। तो जो जितनी सीटें आई थी, इससे हो सकता है कि 100 बढ़ जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है पिछले 10 साल में, मतलब मे बी शायद जैसे कुछ बैट्समैन होते हैं जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो उनको जो कठिन गेंदबाज होता है जिसको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे गेंदबाज को फेस करना, थोड़ा चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी उसी कैटेगरी में आते हैं कि उनको चैलेंजेस पसंद है। मतलब वो निखर के बाहर आते हैं कि भाई मैं कैसे इससे लड़ सकता हूँ और देश को आगे लेके जा सकता हूँ। अभी उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसमें एक वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से मुसलमानों को सड़क पे लाने का प्रयास हो रहा है। जी। क्या ये चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि यहाँ, या फिर उनके लिए रास्ता थोड़ा और सुगम हो सकता है, थोड़ा पिछले 10 साल के मुकाबले बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए परेशानियाँ तो हैं ही हैं, उनके लिए स्ट्रेसेस तो हैं ही हैं, लेकिन वही जो परेशानियाँ और जो स्ट्रेसेस हैं, वो उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग जो इस समय उनके विरोध में हो जाएं या उनकी नीतियों को ख़राब कहना शुरू कर दें, कुछ समय के बाद वही लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि अभी जो ये कानून में बदलाव हुआ है या हो रहा है, हो सकता है कि
5-6 महीने के बाद जो इसके घोर विरोधी हैं, वही कहें कि नहीं ठीक कर दिया, अब अच्छा हो गया, अब बेटर हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट की बात है, इस समय वो शायद समझ नहीं रहे हैं या समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की इस सिलसिले में। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं, सिर्फ़ क्योंकि मोदी ने किया है इसलिए विरोध कर हाँ, रहे हैं। वो तो ये ज्यादातर उनकी चीजों का हाँ, इसीलिए विरोध इसीलिए होता है। विरोध होता है कि ये मोदी कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे समझ में आएगा, तो जो घोर विरोधी हैं, वो भी उनके पक्ष में आ जाएँगे। विनय जी, एक चीज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो जरूर पूछना चाहेंगे कि आजकल रील्स का बड़ा जमाना है और गाहे बगाए एक आध रील इस तरह के आ जाते हैं जिसमें कुछ लोगों को देखा गया प्रिडिक्ट करते हुए कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे ये वाला, और हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी अगले 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाले। तो पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज होगी कि कौन सही बता रहा है और ये दो अलग अलग चीजें क्यों आ रही हैं अगर कुंडली से ही बात हो रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ कुंडली से डेरिवेटिव नहीं होती हैं। उस सोल की जर्नी भी देखी जाती है कि वो सोल की जर्नी क्या है। जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी ऐसी विभूति की एक बार एनालिसिस करते हैं, तो ये हम ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं कि उसका पैरेलल क्या रहा पहले। यानी कि वो पहले क्या थी, पहले वो किस रूप में इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुई थी। तो जैसे मोदी जी हैं, तो इनका जैसे मैंने पैरेलल बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है। तो उनके जीवन से जो हम प्रेरणा लेते हैं या फिर हम देखते हैं कि उनकी आत्मा ने कैसे ट्रैवर्स किया अपने 50 साल, अगर हम उसको देखें तो हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि मोदी जी का कार्यकाल वैसे ही रहेगा। उसके अंदर जो इस जीवन के अंदर उन्होंने कर्मा करेक्शन किए हैं या मॉडिफ़िकेशन किए हैं फ्री विल के कारण, वो पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ी नहीं कभी भी गद्दी, तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता था कि 2015-16 के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2022 के अंदर छोड़ देंगे, 23 में छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वक्तव्य देने शुरू किए थे उस समय भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो कहते हैं ना कि नाई नाई कितने बाल, वो भी आगे आ जाएँगे। अगले 10 साल। हाँ, तो वो रील भी सुरक्षित रहेंगे, आपका रील भी जी। सुरक्षित रहने वाला है। बिल्कुल। सबको पता चल जाएगा कि किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। तो वो नरेंद्र मोदी को लेकर आप बहुत आश्वस्त हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन देश के लिहाज से भी अगर हम बात करें, एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में है कि भाई मोदी के बाद कौन? योगी की कुंडली में प्रधानमंत्री की कुर्सी, अब तो वैसे तो आप कह रहे हैं 10-15 साल कोई है ही नहीं लाइन में, लेकिन उसके बाद लाइन में आपको योगी दिखते हैं, अमित शाह दिखते हैं, कोई और दिखता है, क्यों दिखता है? देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन की बात है। लेकिन मैंने इंडिविजुअली योगी जी की कुंडली देखी है। अगर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा है, तो आपको शायद ये ध्यान होगा कि उनका जीवन मैंने इक्वेट किया था गुरु गोविंद जी के साथ। तो कब तक शीश देते रहेंगे गुरु गोविंद सिंह? इस बार शीश नहीं देने वाले। इस बार वो जो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। तो 5-10 साल तो कुछ नहीं होते हैं। अगर हो सकता है कि मोदी जी के बाद उनका नंबर आए, ज़रूर आएगा और वो आपके देश के भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड कैन बी ट्रू। और अमित शाह की कुंडली में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना है, या उनके साथ भी उनकी कुंडली में भी वैसा ही कुछ है जो एल.के. आडवाणी साहब के साथ था? देखिए, ऐसा है कि उनकी कुंडली, मेरे को जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो मेरे पास नहीं है। उनकी कुंडली मैंने पहली बार सन 2012 में देखी थी, बॉम्बे में। तो उस समय मैंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छी हाइट्स पकड़ेंगे और ये उस समय जो जहाँ पर थे वहाँ से काफ़ी अच्छा जाएंगे और काफ़ी प्रॉमिसिंग कुंडली है और आज भी मैं कहता हूँ कि वो काफ़ी प्रॉमिसिंग कुंडली है, तो ही इज़ गोइंग टू राइज। बट उसके अंदर कुछ ऐसे योग हैं जो कि बीच बीच में उनको ट्रबल देंगे और वो ट्रबल जो है, जैसी वो ट्रबल पहले ले चुके हैं वैसी वैसी ट्रबल्स हो सकती हैं। यानी कि बंधन योग उनके अंदर कभी भी जो है वो छलांगे मार सकता है, उठ के आ सकता है, वो परेशानी कर सकता है। तो एक बार वो उसका निवारण करते रहेंगे बीच बीच में, तो निश्चित तौर से वो राइज कर सकते हैं। मतलब इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी कोर टीम है, या जो आजकल वो फेसेस हैं जो हिंदुत्व को लेकर आगे जा रहे हैं, वो सबकी कुंडली आपको ये बता रही है कि भाई भविष्य उन सबका बहुत बहुत उज्जवल है। बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। भारत में जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई मोदी और राहुल गांधी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबकी, तो इनमें से तीन की तो हमने बात कर ली, लेकिन राहुल गांधी रह जाते हैं।
उनकी कुंडली में कोई योग है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे? उनकी कुंडली में एक बहुत सशक्त योग है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि सूरज के ऊपर एक काली घटा छाई हुई है, वो लगातार विष योग बना रही है। उनकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा का एक ऐसा योग बनता है जिसको विष योग कहा जाता है, और वो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा। प्लस मैं जब उनके एक बार हॉरोस्कोप का एनालिसिस कर रहा था बच्चों को बताने के लिए कि कैसे जुपिटर और मरकरी के बीच में समन्वय नहीं है, तो जो उनकी सोच है, जो जो वो सोचते हैं, वो सही प्रकार से अपने मुख से बोल नहीं पाते। जो मुख से बोलते हैं, वो सही प्रकार से अपने दिमाग में रख नहीं पाते। तो एक जो एक्सेस है गुरु और बुध का उनके हॉरोस्कोप में, वो ठीक नहीं है। तो यदि उन्होंने उसका कोई उपाय नहीं किया, गुरु बुध का उपाय करना बड़ा ज़रूरी है। यदि उन्होंने नहीं किया, तो वो अगले 25 साल के अंदर भी किसी भी विशिष्ट पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकते हैं, इस भारतवर्ष के अंदर नहीं आ सकते हैं। और गुरु और बुध का उपाय क्या होता है? उपाय ये होता है, गुरु का मतलब अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी सोच और समझ बढ़ाइए, और बुध का मतलब होता है कि जो आपकी सोच है, उसको सही प्रकार से बताइए या उसको बताने की चेष्टा कीजिए। अगर ये एक्सेस ठीक नहीं होता है, तो आप अपनी सोच को ठीक प्रकार से पब्लिक के सामने रख नहीं सकते, और एम्प्लीफिकेशन राहु से उनको मिलता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो एक क्लाउड आया हुआ है चंद्रमा और शनि का, वो उनको जीने नहीं दे रहा जैसा वो जीना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचूं कि भाई अभी आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि अगले 10-15 साल मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, उसके बाद आपको योगी जी का भी भविष्य उज्जवल ही दिख रहा है, तो 15-20 साल तो राहुल जी के लिए कोई चांस दिख नहीं रहा। क्या वो अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते राहुल गांधी, तो किस लाइन में होते तो ज्यादा बेहतर कर रहे होते? देखिए, मैं इसके बारे में क्या कमेंट करूं। उनके 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड की पोजीशन बड़ी ख़राब है। तो मुझे लगता है कि रेंटल इनकम खाना उनके लिए आसान था। तो अगर उनके बाप दादाओं ने कुछ ज़मीन बना के रखी होती उनके लिए, और वो उसको या तो बेचते या फिर उसको किराए पे चढ़ाते और वहाँ से रेंटल इनकम लेते, तो उनके लिए वो बेस्ट रहता। हम लोग सोच रहे होंगे कि नेशनल हेराल्ड वाला केस क्यों हुआ। उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जी। लेकिन देखिए राहुल गांधी के लिए आप हम लोग चूंकि पॉलिटिकली चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग जो मिलते हैं जो राहुल गांधी को करीब से जानते हैं, उनको उनका कहना है कि आदमी अच्छे हैं, इस जस्ट कि वो गलत प्रोफेशन में गलत या गलत प्रोफेशन में, जगह पर हैं, जो गलत। उनके लिए शायद है नहीं। जी। जितनी तत्परता से आपको काम करना पड़ता है, जो विजन जो सोच लेके चलना पड़ता है, वो शायद उसमें सेट नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे। अगर लाइन चेंज कर लें तो शायद कुछ हो सकता है, पर अब इस उम्र में क्या ही लाइन चेंज करेंगे और कहाँ ही जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी भी यूथ बोलते हैं अपने आप को, वो तो हो सकता है कि लाइन चेंज कर लें तो कुछ काम बन जाए उनका। हाँ। उनकी बहन का की कुंडली आपने देखी है क्या? वो उनसे बेहतर है प्रियंका की कुंडली? प्रियंका की डेफिनेटली उससे बेटर है। शी हैज़ गॉट अ बेटर हॉरोस्कोप देन हर राहुल ब्रदर। यस, वो उनकी बेटर हॉरोस्कोप है। और यदि उनको पोर्ट्रे किया होता किसी तरीके से, तो वो आज किसी मुकाम पे पहुंच सकती थी। उनकी कुंडली में भी राहुल गांधी की तरह विषयोग है, और वो विषयोग राहु और चंद्रमा का विषयोग बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा वो भी क्लाउड बनाता है, लेकिन उसके अंदर जो सूर्य है, जो कि प्रतिष्ठा का प्रतीक है, वो एक पॉजिटिव जगह पर है। तो यदि हम उसको एक्सप्लॉइट करते टाइम पे, तो निश्चित तौर से कुछ लाभ मिल सकता था। उनकी कुंडली में ये भी लिखा है कि माँ जो है वो पुत्र मोह में बेटी को आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये हर एक माँ की कुंडली में होता है कि वो पुत्र की तरफ आसक्त होती हैं। ये हिंदुस्तान की एक विडंबना है कि माँ का जो प्रेम होता है वो पुत्र की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन अब पता नहीं वही शायद प्रेम है या कुछ और वजह है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बेटर कुंडली जो है, या जो दिख रहा है कम से कम, वो प्रियंका वाड्रा जी, की है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद उनको मौके मिलते तो पार्टी के लिए भी बेहतर होता और देश में एक अच्छा ऑपोजिशन भी तो खड़ा हो पाता, खड़ा जो कि होता बड़ा था। जरूरी है ज़रूरी लोकतंत्र के होता है, लिहाज बिल्कुल से ज़रूरी भी। होता है। तो अब हम थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाते हैं, अब आपका चैलेंज भी और थोड़ा बढ़ाते हैं, और अब हम इसको 7 समंदर पार लेके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कह रही है? वो भाई साहब जो है वो दूसरे टर्म में ऐसा लग रहा है कि जो होता है ना कि मतलब सब तरफ 7-8 हाथ से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत एक विशुद्ध बिजनेसमैन का हॉरोस्कोप है। एक बिजनेसमैन जो कि इमोशनलेस है, एग्रेशन है उसके अंदर, अनस्टेबल है, और कुछ भी कहता है विदाउट इमोशंस आदमी है वो। सिंह लगन की कुंडली है, और
नीच का उसके अंदर चंद्रमा है, जो कि इमोशनल अपीवल्स देता है, कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है वो। तो ये एक परेशानी वाली कुंडली है। लेकिन इस समय जो मैं देख रहा था हॉरोस्कोप के अंदर कि उनका जो एसोसिएशन है, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ है इस समय, और वो नेगेटिव लोग जो हैं, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को हिलाने पे लगे हुए हैं। जो काम उनके लैंड पे एक क्राइम है, यानी कि मैनिपुलेट करना मार्केट्स को, वो काम वो अपने मित्र के साथ मिलके, जो कि खुद एक दूसरा बिजनेसमैन है, उसके साथ वो कर रहे हैं। और मैं ये देखता हूँ कि ये अभी नहीं, ये अगले 5-6 महीने यही काम चलेगा कि मार्केट के अंदर इतने तगड़े-तगड़े स्विंग्स देंगे वो, और उससे वो बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आने वाला टाइम, अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आने वाली है बहुत जल्दी, लेकिन बाहर की मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा परेशानी का समय है कि कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। अच्छा खासा जो है वो अपहीवल्स मुझे नज़र आते हैं उसके अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे बने रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप बने रहेंगे, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ, क्योंकि वहाँ बड़ा सड़क पे प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गया है। हालांकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वैसे तो वहाँ नियम नहीं है कि आप तीसरी बार प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो कह रहे हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा और मैं तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बनूंगा। जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको एज़ इंडियंस उपाय करना चाहिए, और मोदी जी ने उपाय करना शुरू कर दिया है, और अभी से नहीं कर दिया कि जो स्वावलंबी बन रहे हैं, हम जो खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब उसी तरफ के डायरेक्शंस हैं कि धीरे-धीरे सैंक्शंस लगनी शुरू होंगी जब आप टैरिफ्स को नहीं मानेंगे, या टैरिफ के लिए आप रिटेलिएट करेंगे, तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए कि कोई आपके ऊपर कुछ किसी प्रकार की सैंक्शंस लगा दे तो आप बाहर निकलें। मुझे लगता है कि अगले 5 से 60 साल के अंदर हम काफ़ी स्वावलंबी हो जाएँगे, और हमको उन लोगों की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, और प्रधानमंत्री इसी का प्रयास कर भी रहे हैं जी, कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। एक तो 4-5 रास्ते खुले रखो, ताकि एक बंद हो तो 5-6 रहने 5-6 चाहिए। खुल जाएँ। जी, और भारत का हित वो सबसे ऊपर रखते हैं नरेंद्र मोदी। ये तो दिखा है कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी अमेरिका भी बोलता रह गया या बोलने का प्रयास करता रह गया, लेकिन रूस से तेल लेना था तो तेल हमने लेना लिया। तेल ले तो लिया। उसमें जी, यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, कोई जो है वो कुछ कर नहीं पाया। तो ये तो नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्लियर है कि इंडिया फर्स्ट वो करके चलते हैं, और उसमें फिर कोई दोस्ती यारी देखते नहीं है। अच्छा, इसमें अब और आगे बढ़ें, थोड़ा बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शेयर मार्केट की बात करें। उससे पहले जो लोग ये सुन रहे होंगे, उनके मन में भी आ रहा होगा कि जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की और प्रिडिक्शंस की, इसके पीछे क्या साइंस है? कि आप मतलब कोई कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, और कितनी कौन जो है वो बेहतर बता सकता है, सटीक बता सकता है? साइंस क्या है इसके पीछे? देखिए, साइंस तो हमारी वैदिक साइंस है, और ये सारा का सारा कैलकुलेशंस के ऊपर है। ग्रह नक्षत्रों का जो प्रेडिक्शन है कि वो किस प्रकार से फल देते हैं, उसका है। लेकिन इस साइंस से ज़्यादा इसके अंदर जो समझने की बात है वो एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि लोग जो हैं वो एलिमेंट्री तौर से ज्ञान लेते हैं, छोटी-छोटी बातें सोचते हैं, या पढ़ लेते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि हमने ज्ञान बहारना शुरू कर दिया, या हमने प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जब तक एडुकेट एक्सपीरियंस ना हो, यानी कि किसी क्वेश्चंस के लिए आपने 2-2 4-4 हज़ार कुंडलियाँ ना देखी हों, तब तक आप यदि प्रेडिक्शन करते हैं तो या आप उस व्यक्ति के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो और साथ-साथ उन लोगों को भी मैं कॉशन देना चाहूँगा कि जो अपनी कुंडली किसी के सामने भी रख देते हैं। वो कहते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तो लो बताइए हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको अभी प्रेडिक्शन करनी वैसी आती ना हो जैसी होनी चाहिए, और वो आपके मन के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा कर सकता है। तो आपको हमेशा एक क्वालिफ़ाइड, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास ही जाना चाहिए, यदि आपको वास्तव में एक सीरियस रीडिंग चाहिए। फ़न रीडिंग के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि सबको हाथ दिखाना नहीं चाहिए, रेखाएँ बांध देते हैं लोग, ऐसा भी हो बिल्कुल, सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है कि बात रेखा बाँधने की नहीं है, बात ये है कि आप जब किसी से कोई बात करते हैं तो उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपके मन में घर कर गई, तो फिर आप उसी के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं। वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। मान लीजिए कुछ ऐसी बात बोल दी जो बोलनी ही नहीं चाहिए थी। हो सकता है कि वो सैद्धांतिक रूप से करेक्ट हो, या उसने सही पढ़ के बोला हो, लेकिन
नहीं बोलनी चाहिए। बहुत बार हम लोगों के लिए रूल्स होते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। यदि आप उस दायरे से बाहर निकल कर प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत गलत हो जाता है। उससे वो व्यक्ति जो कि पहले से शायद टूटा हुआ नहीं है, वो टूट जाता है। जब हम टूटने की बात करें, आजकल हम देख रहे हैं रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। इसकी क्या वजह है और क्या इन चीज़ों का भी उपाय हो सकता है? कुछ कोई कहता है अंगूठी पहन लो, कोई कहता है ये कर लो, ये संभव है क्या? संभव हो सकता है यदि वो लोग सोचें कि हमको अपना रिश्ता बचाना है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कारण से एक रिश्ता टूटता था आज से 15 साल पहले, तो उसको जोड़ना आसान था। लेकिन आज की डेट में अगर उसी वजह से रिश्ता टूटता है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। आजकल जो थॉट प्रोसेस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आजकल मंगल और शुक्र ने बहुत उग्र रूप ले लिया है। यानी कि रिस्पेक्ट म्यूचुअल ख़त्म हो गई है। जो पहले एक दूसरे के लिए एक लव था, एक अफ़ेक्शन था, वो समाप्त हो चुका है। आजकल सारी की सारी बातें जो हैं, वो राहु बेस्ड होती हैं, शनि बेस्ड होती हैं। मतलब इसका मतलब? राहु का मतलब ये है कि सारी मेटलिस्टिक बातें होती हैं कि ऐसे तो वैसे, मैं ईएमआई दे रहा हूँ तो तुम खाना दो, तुम ये नहीं करती तुम वो करो। ये सारी की सारी बातें ऐसे होने लग गई हैं। हर चीज़ जो है वो हिसाब-किताब के आप ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें पहले ओट में या छुपाव में रहती थी, वो आजकल बाहर खुल के आई हैं। तो ऐसे में रिश्ते सँभलते नहीं हैं, दिक्कत होती है। और ख़ास तौर से स्पाउसेस के रिश्तों के बीच में एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है, वो धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग शादी जो है, वो एक ट्रॉफ़ी की तरह भी करने लग गए हैं कि हमारी शादी उससे हो गई है और जैसे हमने कोई ट्रॉफ़ी जीत ली हो। इसके अलावा कोई इमोशंस नहीं है, कोई केयर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मैं मोस्ट ऑफ द केसेज़ में बता रहा हूँ और इस कारण से लोग जो हैं अभी शादी की मिठाइयाँ ख़त्म होती नहीं हैं, कोर्ट की तारीखें पूछना शुरू कर देते हैं कि किस दिन कोर्ट जाना है शादी को ख़त्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए। तो आजकल वास्तव में दिक्कत है और ये दिक्कत कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। कोई उपाय आप जो मतलब वैसे तो हर केस टू केस डिफर करता है कि भाई आपका जीवन क्या है, आपकी कुंडली क्या है, आपके ग्रह नक्षत्र क्या है, लेकिन कोई जेनरिक उपाय जो लोग घरों में कर सके रिश्ते बेहतर करने के लिए, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, क्या घर में किया जा सकता है? देखिए, घर में करने से पहले तो जो एक सबसे बड़ा उपाय है, वो तो ये है कि हमको कुंडली मिलानी चाहिए। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसके अंदर कौन-सी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि बैलेंस्ड आउट नहीं है। दूसरे हॉरोस्कोप से उसको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि आजकल लोग जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर अपना गुण मिलान करते हैं और कहते हैं भाई 18 से ऊपर हो गए यानी कि रिश्ता हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि गुण मिलान एक एलिमेंट्री मिलान होता है। इसके बाद हमको ये देखना है कि जो अनबैलेंस एनर्जी हैं, जो अपेक्षाएँ हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमारी बैलेंस आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यदि वो बैलेंस आउट नहीं हो रही हैं, तो चाहे 32 गुण मिलते हों, शादी नहीं करनी चाहिए। तो एक सही प्रकार से एक होलिस्टिक वे से हॉरोस्कोप मैच हो जाए तो ये सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन अगर मान लीजिए शादी हो जाती है और उसके बाद ये परेशानी आती है, तो जो जेनेरिक उपाय होते हैं वो बृहस्पति देव की पूजा होती है कि हम वो कर सकते हैं क्योंकि वो घर को सँभालने का एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन उससे भी बड़ा उपाय होता है एक पोस्ट मैरिज एस्ट्रो काउंसलिंग, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर कौन-सी एनर्जीज़ हैं जो कि अनबैलेंस्ड हैं और वो किस प्रकार से बैलेंस आउट होंगी। मतलब अगर कुंडली नहीं भी मिलाई या गलत मिलाई जी। और शादी के बाद दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको आप जैसे डॉक्टर के पास कुछ इलाज के लिए जाते हैं, आप शादी के बाद भी काउंसलिंग के लिए जा सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल जा सकते हैं और आपको बताया जा सकता है कि भई इस फ़ेज़ के ऊपर ये दिक्कत आ रही है। रिलेशनशिप इस वज़ह से टूट रहे हैं, चाहे वो माता-पिता की वज़ह से टूट रहे हों, चाहे वो ओवर एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से टूट रहे हों या फिर फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स का उसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा हो, वो सारी बातें चिह्नित करके बताया जा सकता है कि इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत बार चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ लोकेशन से बहुत अच्छे फ़ायदे मिल जाते हैं। तो एक बार शादी हो गई है तो ये सोच के देखें कि भई ये 7 बंधन का फेरा था, इसको निभाने की कोशिश करते हैं जो कि आजकल बहुत कम हो गया है। विनय भाई मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि आजकल जो ग्रह नक्षत्र हैं वो थोड़े उग्र भी हो गए हैं। तो भई लोगों के मन में सवाल आएगा कि यही राहु पहले होता था, यही मंगल पहले था। अब इनमें ऐसा क्या चेंज आ गया कि इतना विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है? पहले क्या नहीं था जो अब इन ग्रहों में अंतर आ गया? देखिए मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और
वो बाइक लड़ जाती है एक रिक्शे वाले से और आपके अंदर बहुत गुस्सा है। आप बाइक खड़ी करके रिक्शे वाले को 2 चाँटे मारते हैं क्योंकि आप उसको दबा सकते हैं। आपकी गाड़ी लड़ती है एक ट्रैक्टर वाले से, उसके अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं मुस्टंडे। आप उससे बोलेंगे भाई साहब क्यों किया ऐसे आपने? आप उसको बहुत हल्के टोन में करके अपनी बाइक को लेकर चले जाएँगे। उग्रता यहीं पर होती है। आजकल आजकल डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर खत्म हो चुकी है, लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। यदि आपस में कोई भी लड़ाई होती है, तो दोनों के दोनों अपना बैग उठाने को तैयार हैं कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तुम संभालो अपनी दुकानदारी, मैं चली। यही उग्रता आ रही है। पहले क्या था, पहले सोचते थे कि नहीं भाई चले जाएँगे तो क्या होगा, बच्चे हैं, ईएमआईज़ हैं या फिर ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, कैसे खाऊँगा या खाऊँगी, ये सब बातें होती थी। यहाँ पर आजकल बच्चे क्योंकि कम हो गए हैं, माँ-बाप भी सपोर्ट करते हैं, चिंता मत करो, आ जाओ, बंद कर दो, हम देख लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले माँ-बाप समझाते थे कि नहीं भाई, माँ-बाप का मतलब चाँद और सूरज यानी कि मून एंड सन ये सब समझाया करते थे कि भई नहीं, निभाओ भाई, ऐसे नहीं होता। 1-2 बार गलती हो गई, कोई बात नहीं। वो दामाद जी को भी समझाते थे, अपनी बेटी को भी समझाते थे। सब तरीके से समझाने की बात चलती थी, लेकिन आजकल कोई समझाता नहीं है। आजकल यही समझाते हैं, कोई बात नहीं, लड़ लो और आ जाओ। तो ये उग्रता आ गई है। हाँ, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि भाई पति-पत्नी मान लीजिए शादी कर रहे हैं, अपना हॉरोस्कोप मैच कर लें। लेकिन माँ-बाप तो ऊपर वाले ने दे के भेजे हैं और कई बार माँ-बाप से बच्चों के रिश्ते आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आते हैं, जिसमें बच्चे माँ-बाप को पीट रहे हैं। तो ये बड़ा देख के दुःख भी होता है कि क्या ही चल रहा है दुनिया में। ये माँ-बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच जो है, अगर मतलब कुछ कुछ दिक्कत आ रही है दोनों के बीच में, उसका क्या उपाय हो सकता है? उसका उपाय भी हॉरोस्कोप के थ्रू ही पता चलता है कि क्या उपाय हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार समय की बात भी होती है। मान लीजिए कि एक बच्चा है 20, 22, 25 साल का। वो अपने से ज्ञानी किसी को ज़्यादा समझता नहीं है। वो समझता है कि बस जो ज्ञान है वो मेरे पास है, मेरे पिता को कुछ पता नहीं है, मेरी माता को कुछ पता नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे 30-35 साल तक आते-आते उसको समझ में आता है कि नहीं, जो पिताजी बोलते थे या माता बोलती थी वो ठीक है। लेकिन फिर भी उपाय किए जा सकते हैं, उनको शांत करने के उपाय किए जा सकते हैं, ताकि वो जो है शांति के साथ अपना काम कर सकें। पढ़ रहे हो तो पढ़ते रह जाएँ और यदि खेल-कूद में हैं तो खेल-कूद में कुछ ऐसा नाम कमाएँ ताकि उससे कुछ घर के अंदर एक पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाए। वो हॉरोस्कोप जो है स्पेसिफ़िक होता है। बहुत बार जैसे लड़कों के उपाय होते हैं, वो रुद्राक्ष पहनाने से काम चल जाता है कि कुंडली देखी कि कौन-सा लग्न है या कौन-सा मून साइन है, उसके हिसाब से रुद्राक्ष पहनाया और बच्चे के अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। रुद्राक्ष क्या करते हैं? रुद्राक्ष जो है वो चंद्रमा को बलिष्ठ करने की कोशिश करता है, यानी कि पॉजिटिव वेव्स लेकर आना शुरू करता है। तो जो बच्चे उद्दंड होते हैं, इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़े से बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो कि थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, एग्रेशन उनके अंदर होता है, वो रुद्राक्ष से थोड़े से काबू में आ कितने जाते मुखी हैं। रुद्राक्ष? अब वो डिपेंड करता है कि उनका जो लग्न है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कर्क लगन का बच्चा है, तो हम उसको 5 मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे। मान लीजिए कोई वृश्चिक लगन का बच्चा है, तो हम उसको 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे। उससे उसकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी टेम आउट हो जाएँगी। तो ये रुद्राक्ष के जो मुख होते हैं, ये कितने होंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि उसका जो लग्न है वो क्या है। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसका जो लग्न है वो 9 नंबर का लग्न है, यानी कि धनु लग्न है। तो वो 9 नंबर यानी धनु से कंट्रोल्ड होता है और धनु अब कौन से रुद्राक्ष से धनु कंट्रोल में आता है, वो एक 9 मुखी रुद्राक्ष होता है जिससे वो कंट्रोल में आता है। दिस इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड कि आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए, बच्चे की जो एनर्जीज़ हैं वो कंट्रोल में आ जाएँगी। तो हम नॉर्मली बच्चों को कहते हैं कि इनको 9 मुखी रुद्राक्ष पहना दो, काम चल जाएगा। इसकी ये शांति आ जाएगी इसको और ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। पिछले जन्म के कर्मों का कितना फल आप मानते हैं इस जन्म में? मतलब जैसे पति-पत्नी तो मान लीजिए हमने चूज़ किया, कुछ गलती हो गई, ऐसा हो गया, कुंडली मैच नहीं हुई, कर लिया, जो भी 10 चीज़ें हो सकती हैं। माँ-बाप तो ऊपर वाला दे के भेज रहा है और कई बार कहते हैं कि बच्चे जो कष्ट देते हैं, वो सबसे ज़्यादा माँ-बाप को चुभते हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि सब कर्मा है, तो वो कर्मा का साइकिल पूरा करने में कई बार बच्चों का उपयोग ऊपर वाला कर लेता है कि जो तुम्हें भुगतना है, वो बच्चे तुम्हें जो है वो महसूस कराएँगे। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। माँ-बाप जो हैं वो कहीं नहीं हारते, बच्चों के सामने हारते हैं।
और जहाँ तक आपने बात की कि पिछले जन्म की, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1981 है, मान लीजिए। तो जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आपकी कुंडली बन गई। उसके अंदर ही आपके सूरज और चाँद और मंगल और शनि सब बैठ गए। आपने तो एक क्षण भी नहीं जिया था इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आपकी कुंडली है। तो ये तो इस जन्म की नहीं है, ये तो पिछले जन्म की है। आपको ये मिली है, आवंटित हुई है। इस प्रकार से आपका जीवन चलने वाला है। तो जितना आपने पिछले जन्म में किया था, हूबहू इस जीवन में वैसा ही होगा, जो ऐसा आपने पिछले जन्म में किया था। हाँ, आप जो मॉडिफ़ाई करेंगे अपने आप को, जैसे मैं बताता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप है, तो वो कैसे थे? तो वो हूबहू वैसे ही जिएँगे, जो कर्मा करेक्शन है वो इस जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। नया इम्प्लीमेंट कैसा करना है, वो फ्री विल से, यानी कि जुपिटर की पोज़ीशन से पता चलता है कि आप कितना उसको और पॉज़िटिव कर सकते हैं या कितना उसको और नेगेटिव कर सकते हैं। जब हम बात पॉज़िटिविटी की करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को आगे प्रोग्रेशन में लेके जाते हैं। हमको बैकुंठ धाम ले जाना होता है, उसको श्री चरणों में विलीन करना होता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो हर लाइफ के अंदर आप अपनी आत्मा को एक पर्टिकुलर ग्रेड पे लेके जाते हैं और इवेंचुअली आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये देखा जाता है कि कुंडली जो है वो मोक्ष वाली है कि नहीं, या कितने जीवन के अंदर इसको मोक्ष मिलने वाला है, या कितने जन्म और लेगी ताकि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब ये सारी चीज़ें हम चर्चा भी करते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन जो लोगों के बीच में आता है कि सनसाइन फॉलो करना है, मून साइन फॉलो करना है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड मेरे ख्याल से सनसाइन के हिसाब से चलता है। जी, जी, हमारे जी। यहाँ मून साइन को ज़्यादा मानते हैं। दोनों में जी। डिफरेंस क्या है सनसाइन और मून साइन में, और किसको ज़्यादा मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए? देखिए, ये मानने की बात नहीं है। अगर अगर आप बात करते हैं अपने राशिफल पढ़ने की, ये तो एक जेनेरिक मज़े लेने के लिए होता है कि आप इसको पढ़िए और उस दिन का आनंद ले लीजिए कि आपके साथ ये होगा या वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सनशाइन को नहीं मानती है। जब हम आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो मून साइन तो देखते ही देखते हैं, लेकिन हम आपका सनशाइन भी देखते हैं कि सूरज कहाँ बैठा हुआ है, वेयर इज़ द सन लोकेटेड, ये भी देखा जाता है। बस ये है कि क्योंकि इमोशंस सारे के सारे जुड़े होते हैं व्यक्ति के भावनाओं से, आत्मा से, तो हम जो है चंद्रमा को प्राथमिकता देते हैं। तो हम पूछते हैं ना कि आपकी राशि क्या है? तो वो आपका मून साइन ही होता है। जब आप पैदा हुए थे तो चंद्रमा कौन-सी राशि में था, ये निर्धारित करता है आपकी चंद्र राशि। और सूर्य क्या निर्धारित करता है कि जब आप पैदा हुए तो सूर्य कौन-सी राशि में था। अब वो 1 महीने एक ही राशि में रहता है। 21 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एक ही राशि में रहता है। तो मान लीजिए कि आप 21 मई को पैदा हुए या आप 30 मई को पैदा हुए, आपका सनशाइन जो है वो एक ही होगा। लेकिन मून जो है हर 2 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है, तो वो परिवर्तित हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, और मोक्ष की अभी आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, हर किसी को ऐसा लगता है कि हमें अध्यात्म को समझना है, उसका रास्ता क्या है? जैसे अभी हाल में एक व्यक्ति की बड़ी चर्चा हुई आईआईटी बाबा की, और उनको लेके कन्फ्यूजन भी है। बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि भाई उनके अंदर कुछ तो है। बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं, गंजेड़ी नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है, इतना ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं। एक तो आपने अगर देखा तो आपकी रीडिंग क्या है आईआईटी बाबा को लेकर, और जब हम मोक्ष की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, उस तरफ जाने का रास्ता क्या है? देखिए, आईआईटी बाबा को मैं नहीं जानता, मैंने कुंडली उनकी देखी भी नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोग आते हैं तो काफ़ी शोध का विषय होते हैं हम लोगों के लिए कि जिन्होंने परमोच्च देखा हो अपने जीवन के अंदर और उसके बाद सब चीज़ छोड़ दी हो और फिर ऋषि मुनि हो गए या फिर वो जाकर बैरागी हो गए, इस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं। ये हम जब रिसर्च करते हैं तो जैसे अशोक महान थे, उनकी कुंडली थी। सब कुछ करने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के एक नए धर्म की तरफ उन्होंने जो है अपना रुख किया। तो ये सारी की सारी इन्कारनेशंस हो सकते हैं। अभी मैं आईआईटी बाबा के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन दे कैन बी इन्कारनेशंस। वो किसी न किसी रूप से दैवीय शक्तियों से छुपे हुए लोग हो सकते हैं। तो जितनी मैंने कुंडलियों का शोध किया, जिन्होंने वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़कर धार्मिक पथ अपनाया, वो कुछ न किसी देवी देवता के इन्कारनेशंस मेरे को लगते हैं कि वो हैं। और ये छोड़ने का रास्ता क्या है? क्योंकि आप एक जीवन के साइकिल में फंसे हुए हैं।
बच्चा हो गया, बीवी हो गए, नौकरी है, उसको लेके भी चलना है और फिर वो लेके चल रहे हैं तो अध्यात्म के रास्ते पे कैसे चलना है, ये बड़ा कठिन होता है। कुंडली के अंदर इसके योग होते हैं। ओह! गुरु जो है वो आपको ज्ञान देता है और केतु आपको वो वाला ज्ञान देता है कि आप कैसे इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं और आप परमात्मा से मिल सकते हैं। यदि कुंडली के अंदर कोई एप्रोप्रिएट हाउस के अंदर गुरु केतु की युति है, तो जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आपका इस समय, वो ये समझेंगे कि उनके मन में कभी-कभी ये भावनाएँ आती हैं कि सब कुछ छोड़ो यार और चलते हैं कहीं हिमालय की चोटी पे बैठ के, सब कुछ छोड़-छाड़ के वहाँ बैठते हैं। तो एक गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप के अंदर, ये आपको ये वाला खेल यानी दिखाता है। आप इस लाइफ के साइकिल से आप जो कह रहे हैं निकल पाएँगे या नहीं निकल पाएँगे, मोह से अलग हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, ये भी आपकी कुंडली तय करती है। कुंडली तय करती है, बिल्कुल कुंडली तय करती है। बिल्कुल तय करती है। ये तो कमाल की बात है। फिर तो पहले कुंडली दिखा लें, अगर है ही नहीं तो मेहनत क्या करनी। लेकिन क्या ये भी संभव है कि आपकी नौकरी कैसी चलेगी, आपका आपका बॉस कैसा होगा, प्रमोशन कैसा होगा, संकट है नौकरी पे नहीं है, ये सब भी कुंडली बता देती है? देखिए, बॉस कैसा होगा तो एक अलग बात हो गई, लेकिन हाँ, आपके लिए टाइम कैसा है, आपके लिए नौकरी किस प्रकार का फल दे रही है, अच्छा टाइम है कि नहीं, आपके वर्क को कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, आपके वर्क के नीचे कोई अपना नाम लिख के कहाँ प्रस्तुत कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके हॉरोस्कोप से पता चलती हैं। आपके एफर्ट्स कितने हैं, एफर्ट्स एडुक्वेट हैं कि नहीं हैं, उनको किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है, दैट कैन बी ऑल रेड फ्रॉम द हॉरोस्कोप। बॉस से कुंडली मैच अगर हो, वैसे तो बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जी। कि हमारे पत्रकारिता में भी एक से एक अतरंगी लोग होते हैं। तो एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ कि उसकी कहीं नौकरी लगी और उस व्यक्ति ने उस संस्थान के एडिटर से कहा कि आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। तो भाई ये पहला मौका था कि एडिटर से किसी ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ भेजिए। तो उन्होंने भी पूछा कि भाई इसका क्या करना है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं आपकी और अपनी कुंडली मिलाना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरा और आपका जो सफ़र होगा इस चैनल में वो कैसा चलने वाला है। तो मुझे लगता है कुंडली तो नहीं मिली और बाद में उसको नौकरी भी नहीं मिली। वो भी चली गई। लेकिन क्या ये हो सकता है कि अगर बॉस और एम्प्लॉय की कुंडली मैच हो तो बेहतर रिजल्ट आए? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे बहुत बड़े-बड़े मेरे पास कंपनीज़ हैं जो कि जब वो लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं, तो वो मेरे पास उनके हॉरोस्कोप भेज देते हैं ओह! कि ये हॉरोस्कोप चेक करके बताइए, क्योंकि इन लोगों को हम इन पोजीशंस के ऊपर रिक्रूट करना चाहते हैं। ऐसा बड़ी-बड़ी कंपनियां करती हैं? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ करती हैं जो मेरे पास इकट्ठे बल्क में, मान लीजिए उन्होंने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और मान लीजिए कि कोई बहुत ही उनके संवेदनशील अकाउंट्स को मेंटेन करने की बात है, तो वो मेरे पास भेज देते हैं क्योंकि कि सीवी में डेट ऑफ बर्थ तो यस, होता है। हाँ, कि ये जो नहीं, वो उनसे टाइम भी लेते हैं, ओह! टाइम भी लेते हैं और वो मेरे पास भेजते हैं और मैं उनको ये बताता हूँ कि ये वाला आदमी आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, चाहे काम कम करे लेकिन आपकी बातों को लीक नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कौन कितना प्रोडक्टिव होगा, कौन कितना नहीं होगा, ये सारा एनालिसिस होता है। तो कुछ लोगों के साथ तो हमारा अनुबंध रहता है कि वो जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट की उनकी ड्राइव आती है, तो वो हमारे पास हॉरोस्कोप भेजना शुरू कर देते हैं कि ये हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, इसमें से बताइए कि बेस्ट कौन-सा होगा, हम उन्हीं को रख लेते हैं। ये कमाल की बात है, ये मुझे भी नहीं पता था कि कंपनियां बड़ी-बड़ी कंपनियां ऐसा कर रही हैं और अगली जी। बार अगर आपको नौकरी ना मिले और आप ये सोचे कि मुझ में क्या कमी रह गई तो ये भी संभव है कि आपकी कुंडली में हो सकता है कुछ कमी रह गई हो और किन्हीं विनय बजरंगी जी ने कहा हो कि भैया इससे बेहतर कुंडली है। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? आपने जिनको ऐसा करके दिया, क्या उनको बेहतर रिजल्ट नहीं, मिले? बेहतर रिजल्ट मिले। देखिए, हर जगह तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत बार आपको कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो कि एक विशेष पोस्ट के लिए चाहिए होता है और ख़ास तौर से जब आपको एक सीक्रेसी मेंटेन करनी है। वो लोग जो डिटेक्टिव एजेंसीज़ हायर करते हैं या फिर जो डिटेक्टिव हायर करते हैं, उनके हम सीवीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कहीं आपके ही पीछे तो नहीं पड़ जाएँगे ये। पता लगा कि आपने तो हायर कर लिया उनको, अब आपके ही पीछे पड़ गए वो, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मतलब हम देखते हैं और बताने की चेष्टा करते हैं कि इनको रख लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। ये कमाल की चीज़ है। लेकिन वो आपके उन अपने बॉस के पीछे पड़े ना पड़े, हम तो आपके पीछे पड़े हुए हैं और फिर से गाड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ते हैं। जी, जी। जो हमने शुरू में आपसे पूछा था कि भाई बंगाल और बिहार चुनाव पे बड़ी सबकी नज़र है। बिहार तो इसी साल होना है। बिहार चुनाव को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है?
बिहार के अंदर इस बार जो है जो पिछली गणित थी उससे अच्छी गणित हो जाएगी बीजेपी की। अच्छा, हाँ, और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा इस बार, तो दे आर श्योरली गोइंग टू मेक मोर ग्राउंड देन द प्रीवियस टाइम्स। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ पॉजिटिविटी आने वाली है बिहार यानी के बिहार अंदर। में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार बन रही है। और नीतीश कुमार को वैसे तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ ना परेशानी कुछ, के अंदर है लेकिन वो। कुंडली क्या कहती है उनकी? कुंडली मैंने इतनी अध्ययन नहीं करी है, क्योंकि मैं जब अध्ययन करता हूँ तो पॉलिटिकल पार्टी अध्ययन करता हूँ। तो नीतीश कुमार की पार्टी चल रही है अभी, मतलब ऐसे उखड़ने वाली नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर हल्की रहती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी चल रही है। चल रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। और बंगाल में ममता बनर्जी का भविष्य क्या है? ममता जी थोड़ी सी भारी पड़ रही हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पर जो बीजेपी है यद्यपि ग्राउंड्स बना रही है, लेकिन उधर ममता बनर्जी जो हैं वो भारी मुझे पड़ती नज़र आती हैं। इसमें बीजेपी वालों को उपाय करना पड़ेगा, अच्छा, और यदि उन्होंने उपाय नहीं किया तो जो रिजल्ट्स पहले थे उससे मार्जिनली ही अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं होंगे। लेकिन उपाय अगर कर लिया तो निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। और उपाय ये है कि अच्छा, आप उपाय बता रहे मुझे मुझे लगा नड्डा जी को आपका नंबर देना पड़ेगा नहीं, मैं उपाय बता कि रहा हूँ। बंगाल जीतना है तो क्या करना मैं होगा? उपाय बता रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने कुंडली देखी है उसमें, तो मैं उपाय बताता हूँ कि उपाय क्या करना है। उपाय करना है उनको कि केतु थोड़ा सा अटक रहा है और केतु नेगेटिविटी कर रहा है उनके लिए, और केतु एक विध्वंसक प्लैनेट होता है, वो विध्वंस करता है। तो थोड़े से केतु के दान करने पड़ेंगे उनको। केतु के दान करेंगे तो निश्चित तौर से फायदा होगा। और केतु का दान क्या होता है? अध्यात्म होता है। अध्यात्म का दान करना पड़ेगा, यानी कि उनको पैक्ट करना पड़ेगा। जो भी अध्यात्म से लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जो कोर अध्यात्म के लोग हैं, उनके साथ अगर उन्होंने पैक्ट कर लिया ठीक तरीके से, उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया, तो फिर उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद जाना है और वहाँ पर कुछ काम करके आना है। सिर्फ जो उनकी कोर पार्टी है अध्यात्म की, उसके साथ जुड़ जाएं, जैसा वो बोलें वैसा काम कर दें, तो निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। तो बीजेपी का जो आप कहिए कि मैं मक्का मदीना कहूँ या फिर कहूँ जो केदारनाथ धाम कह लीजिए, जो भी है, वो तो सारा का सारा आरएसएस और संघ है। आप समझ गए। मतलब बीजेपी और संघ ने अगर मिलकर बंगाल में ताकत लगा दी तो आप कह रहे हैं कि परिणाम बदल भी सकते हैं। बदल जाएगा 100%। उपाय है ये, बिना उपाय के कोई प्रेडिक्शन का फ़ायदा नहीं है। जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसको बदलने की भी क्षमता होती है, और वो उपाय है। और उपाय यही है इसका कि अगर उन्होंने इस बार ये सोच लिया कि हमको उनके साथ हाथ मिला के ही आगे चलना है अच्छी तरीके से, तो परिणाम बदल सकता है। बीजेपी का फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन 2025 में अगर हम बात करें दो फायदों की, एक कि देश का कितना फायदा होता आप देख रहे हैं, और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, सबका दिल ना इस वक्त बड़ा धक धक करता कि किस दिन उठेंगे और पता नहीं कितना पैसा डूबेगा या कितना पैसा बनेगा। इन देश को लेकर और शेयर मार्केट को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, शेयर मार्केट तो निश्चित तौर से ऊपर उठेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये अगर सपोज 2000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट, 5000 पॉइंट गिर भी रहा है, तो ऐसा कोई विशेष पुराने बात लेवल नहीं तक है। चला जाएगा, पुराने लेवल उससे ऊपर चला जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जो कि शेयर मार्केट को अपना ब्रेड एंड बटर मान के काम कर रहे होते हैं, वहीं से डेरिवेटिव मार्केट्स या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनके लिए एक बहुत साइन ऑफ कॉशन है। क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो कि उनकी सारी की सारी जो जमा पूंजी है वो डिप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और फिर वो कुछ करने लायक ना बचें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जो कि सिर्फ शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, नौकरी पेशा छोड़ के अपना यही काम कर रहे हैं, उनको अपना हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि मैं उनको ये बता दूं कि किस किस दिन या किस किस महीने आपको कुछ नहीं करना, आप चुपचाप घर में बैठिए और कुछ भी मत कीजिए, लेकिन उसके बाद करना शुरू कर दीजिएगा। और यदि उन्होंने मेरे कॉशन ले लिए, प्रिकॉशंस जो मैं दे रहा हूँ वो ले लिए, तो उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इंडियन शेयर मार्केट इज़ गोइंग टू राइज, बट इंडिविजुअल की कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी के पास 100 रुपये की पूंजी होती है, किसी के पास 1000 रुपये की पूंजी होती है। मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि 1000 के 1000 रुपये चले गए, तो फिर क्या करेंगे? तो वो जाने नहीं चाहिए। उसके लिए दे हैव टू टेक इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आगे कर सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब
एक चीज़ जो मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार रिकवरी करेगा, पहले से बेहतर स्थिति में जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध कहीं पैसा लगा दीजिए और वो पैसा डूब जाए और फिर आप विनय बजरंगी जी को कहिए कि आपने तो कहा था मार्केट ऊपर जाएगा, हमारा जी, पैसा बनेगा। वो जी। आपकी अपनी सोच, समझ, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, और जैसा विनय जी कह रहे हैं कि भाई आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है, तो वो सारी चीज़ें देखकर, सोचकर, समझकर ही निवेश करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विनय जी, आखिर में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, जो बहुत सारे उनके मन में सवाल होते हैं। एक तो विनय जी का नंबर और उनसे कैसे संपर्क करना है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, क्योंकि पिछली बार भी कई लोग पूछ रहे थे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में था, लेकिन लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि कहाँ आपसे संपर्क किया जा जी, सकता है। जी, जी, जी। लेकिन मोटे तौर पर जिन भी लोगों को लगता है कि भाई क्या जीवन में और परिवर्तन हो सकते हैं, या घर में कुछ उपाय करके कुछ हो सकता है क्या, वास्तु या दूसरी चीज़ें, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है, तुम्हारे ऊपर ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो यदि वो कुछ नेगेटिविटी दे भी रहा है, तो हमको ये देखना है उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि वो पॉज़िटिविटी भी दे सकता है, कि कोई भी नेगेटिविटी बिना पॉज़िटिविटी के होती ही नहीं है। तो वी हैव टू लुक बियॉन्ड इट कि हमको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। घर के अंदर मान लीजिए कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है और आपको लगता है कि घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी लगातार रहती है, तो सुंदरकांड का पाठ सबसे अच्छा रहता है कि शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए, निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। या छोटे-मोटे वास्तु दोष तो उससे तुरंत ही भंग हो जाते हैं। तरीका मैंने जो है अपनी वेबसाइट पे भी दे रखा है, वेबसाइट पे जाएँगे तो उससे पता लग जाएगा कैसे करना है, आपकी कैसे नहीं वेबसाइट करना। का नाम बता दीजिए। vinayabajrangi.com। तो इस पे जाइए तो सारे के सारे तरीके मिल जाएँगे। बच्चे जो पढ़ते हैं ख़ास तौर से, यदि वो अपना मुख जो है पढ़ते समय नॉर्थ की तरफ करें या ईस्ट की तरफ करें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ करें, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। बच्चों को मिठाई खिलाया करिए जब वो पढ़ना शुरू करा करें। उनके मेज़ के ऊपर थोड़ी-सी चॉकलेट्स रख दीजिए या टॉफ़ीज़ रख लीजिए। उससे जो है पॉज़िटिविटी आती है, शुक्र मज़बूत हो जाता है उससे, और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगने लगता है। जी हाँ, शुक्र मज़बूत होता है। जुपिटर के लिए तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शुक्र भी साथ-साथ लगेगा, उनका इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई के अंदर, ये वाला काम हो जाता है। जो मेज़ होती है जिसको बैठ के वो पढ़ते हैं, उसको दीवार से चिपका के मत रखिए, 2-4 इंच आगे की तरफ रखिए, इससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। गणेश भगवान की फ़ोटो लगा दीजिए उनके पढ़ाई की जगह पर, उससे लाभ हो जाएगा। तो बहुत छोटी-छोटी उपाय होते हैं, यदि करें तो निश्चित तौर से फ़ायदा होता है इसमें। और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो विनय भाई से संपर्क करें, जी। जिनकी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे प्रेडिक्शन आपने किए हैं विनय जी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपको परखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप बार-बार ये कहते हैं कि बहुत मेहनत करके हज़ारों कुंडलियों को देखने के बाद आपने कुछ कुछ चीज़ हासिल की है, जिसके आधार पर आप ये चीज़ें कहते हैं। थोड़ा 19-20 सबके साथ हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर आपका जो अनुभव रहा है, वो किस तरह से सटीक बैठा है, वो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी देखा था। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू सो आपको ये मच। पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।